हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं कि अरब ने पहले इंडिया पे, अरेबियंस ने अटैक किया, अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। फिर तुर्क आए, तुर्क में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड फैक्ट को हमने नोट किया। तो आज के लेक्चर में हम तुर्क से, आपने देखा था तुर्की के 2 किंग आए थे इंडिया पे अटैकर्स थे, 2 आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। एक तो मोहम्मद गजनवी था, एक था मोहम्मद गौरी। तो आज हम मोहम्मद गौरी से रिलेटेड फैक्ट्स को नोट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो मैंने यहाँ आपको तुर्कों के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया था, ये सारे फैक्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद, इंग्लिश में लिखते हैं मोहम्मद घोरी ऐसे, ठीक है। तो मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मोहम्मद गौरी इसका ओरिजिनल नाम नहीं था। ओरिजिनल नाम जो इसका है, देखो कैसे, ये मोहम्मद ऑफ गौर, गौर का मोहम्मद। तो गौर एक जगह है जो अफ़गानिस्तान में है प्रेजेंट डे में। तो मोहम्मद गौरी का जन्म गौर अफ़गानिस्तान में हुआ था, ठीक है, 1149 में। और इसका नाम मोहम्मद गौरी नहीं है, ओरिजिनल नाम है इसका मोइजुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसके फादर जो थे वहाँ के लोकल रूलर थे, लेकिन इसके जो चाचा लोग थे वो ज़्यादा माइटिस्ट थे, ज़्यादा पावरफुल थे, और उन्होंने इसके पापा को और मार दिया, और इन दोनों भाइयों को, ये 2 भाई थे, उसको अरेस्ट कर लिया, कैद में डाल दिया। जो इसके चाचा फिर जो वहाँ के रूलर बने, और उसके डेथ के बाद जो उसका बेटा था उसने इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया। दोनों भाई जब छूटे तो इन्होंने पावर को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, सेना इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों पे अटैक करके अपना राज्य बनाने की कोशिश ये लोग लग गए, और ये सब चलता रहा। इसी दौर में जब ये हर जगह अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए, यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो देखो, ये अपना गुजरात वाला एरिया, और इधर ये पाकिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये अपना इंडिया, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पहले तो इंडिया ही था। तो यहाँ एक जगह खैबर पास, उसका नाम है खैबर पास, खैबर पख्तुआ रीजन, और खैबर पास जगह का नाम है, ठीक है। खैबर दर्रा भी कहते हैं उसे। तो उस दर्रे से होते हुए ये आया, और इधर पंजाब वगैरह पे इसने अटैक किया, और वहाँ ये जीत गया। क्योंकि देखो, नो डाउट ब्रेव था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी जो दोनों भाई थे ये, और इसका जो भाई था घियात अलुद्दीन, वो दोनों ब्रेव तो थे। लेकिन अब हम देखेंगे, अभी देखते हैं, पहले आगे, पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं। तो ऐसे पंजाब पे अटैक करते हुए ये पहुंच गया, पंजाब पे अटैक करते हुए ये पहुंचा थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर जो आज हम जैसे हरियाणा कहते हैं, हरियाणा, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया। और इससे लगा हुआ दिल्ली, यहाँ दिल्ली, तो ये दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, अजमेर, ये पूरा, अजमेर का भी जो ओरिजिनल नाम है वह है अजय मेरू। आपने यदि हिंदू ग्रंथ को पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि मेरू पर्वत पर बैठ के भगवान देख रहे थे, ऐसा कर
के, आपने सुना होगा श्योर, आपने मेरू पर्वत के बारे में यदि आपने हिंदू रिलीजियस बुक्स पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने सुना हो तो उसका नाम भी, अजमेर का नाम था अजय मेरू, अजय मेरू नाम था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने, मोहम्मद गौरी ने यहाँ अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, तो पहले इसने पंजाब को अपने हत्थे कर लिया, हथिया लिया, वहाँ के किलाओं को हथिया लिया। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उस टाइम, राजपूत के जो शासक थे यहाँ पे थानेश्वर हरियाणा में और दिल्ली के शासक, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस पे फिर उन्होंने चाहा कि इस फोर्ट को खाली करवाया जाए, जिसे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया है। तो इन दोनों को, उसी को लेके इन दोनों का युद्ध हुआ और उसे नाम दिया गया पहला तराई की प्रथम युद्ध 1191। तो 1191 में 1191 में जो है युद्ध हुई, और किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तराई का युद्ध कहा जाता है इसे। ये आप ये रखो, थानेश्वर मतलब उस टाइम हरियाणा से 41 माइल्स आगे की तरफ का, ये पंजाब की तरफ का रीजन है जहाँ पे तराई का वॉर हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी ये तो अटैक करते करते आ रहा था, तो इतना पावरफुल तो नहीं था जितना कि राजपूत थे। राजपूत इतना पावरफुल ये लोग नहीं थे, लेकिन जंग तो ये बचपन से करते आए थे, तो हर जगह जीत रहे थे। अभी क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है घायल हो गया। अब उसमें भी देखो क्या हुआ, 1191, ठीक है, बैटल चल रहा है तराई का। कहाँ है ये? हरियाणा, थानेश्वर से अराउंड 41 माइल, 41 माइल पंजाब की तरफ, इधर दोनों में लड़ाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया इस पे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का आप एक तरह से कह सकते हैं राइट हैंड, उनका नाम था गोविंद ताई। ठीक है, गोविंद ताई और पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया। इसमें गोविंद 1191 में जो ये बैटल हुआ, तो मोहम्मद गौरी और गोविंद ताई की लड़ाई हुई, जिसमें गोविंद ताई भी जख्मी हो गए और मोहम्मद गौरी तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसे यहाँ से भागना पड़ा। तो जब ये भागने लगे तो गोविंद ताई और राजपूतों की सेना ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, जाने दिया, भागने दिया। रीज़न ये था कि इन लोग को शुरू से क्या पढ़ाया गया था राजपूतों को, कि यदि कोई भागने लग जाए तो अटैक मत करो। ठीक है, तो ये अपना भाग गया और इन्हें पता था कि ये पीछे से अटैक नहीं करेंगे। 1191 तराई की प्रथम युद्ध के बाद छोटे छोटे, ऐसा कहा जाता है कि 17 टाइम्स अटैक, 17-18 टाइम्स अटैक किया मोहम्मद गौरी ने राजपूतों पे, पृथ्वीराज चौहान पे, लेकिन जब भी वो हारने लग जाता तो भाग जाता। ठीक है, और ये लोग छोड़ देते, क्योंकि इनका, राजपूतों का एक वो था वे फाइट करने का, कि भाई हम जो है जो भागने लग जाएंगे तो उससे हम उसे हम नहीं करेंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे, उसे नहीं मारेंगे। अब ये गुस्साया हुआ था, इसने देखा कि अच्छा इसके पास बहुत सारी सेना है, बहुत सारे घोड़े हैं, तो मोहम्मद गौरी ने भी और सेना इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जितने भी अफगान के, ईरान के किंग्स थे उनसे हेल्प लेनी शुरू की और एक बहुत बड़ी सेना इसने बना ली। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि ये इतनी बड़ी सेना को लेके भी इससे नहीं जीत सकता था मोहम्मद गौरी, राजपूतों से नहीं जीत सकता था, मींस पृथ्वीराज चौहान से नहीं जीत सकता था। ठीक है, अब टाइम आ गया 1192 का, एडी का। अब यहीं पे देखो, जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान,
पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम राय पिथौरा भी है, राय पिथौरा, पिथौरा। और इनका किला जो है राय पिथौरा किला, ये नई दिल्ली में साकेत एक जगह है, ठीक है, साकेत में इनका किला है। साकेत में सैदुल्ला जाब की तरफ वेस्टर्न मार्ग है एक, साकेत मेट्रो, यदि आप में से कोई गए हों, साकेत मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास एक बहुत बड़ा पार्क है आज अब तो, लेकिन वो पहले किला हुआ करता था और उसको नाम दिया जाता था और उसका नाम था राय पिथौरा का किला। तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान का जो है वो गढ़वाल शासकों से नहीं बनती थी, इनकी गढ़वाल शासकों से फाइट हो जाती थी। गढ़वाल के जो शासक थे, ठीक है, गढ़वाल शासक में एक शासक थे जयचंद, जयचंद। तो जयचंद की डॉटर संयोगिता, इनकी डॉटर से राय पिथौरा ने, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इसे राज दरबार से भगा के लेके चले गए पृथ्वीराज। तो जयचंद को इस बात के लिए बहुत नाराजगी थी और गुस्सा तो था ही, और पहले से ये दोनों फैमिली, पृथ्वीराज चौहान की फैमिली और जयचंद की फैमिली, ठीक है, ये थे राजपूत, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं थी, ठीक है, आपस में इनकी दुश्मनी थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये संयोगिता को लेके चले गए, गुस्से में जयचंद ने जाके इसकी जो है हेल्प कर दी मोहम्मद गौरी की। गौरी को इन्होंने बता दिया, गौरी को क्या बताया कि जो तुम सेना इतना इकट्ठा कर रहे हो ना पृथ्वीराज चौहान का, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इतने में, ठीक है, इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी चालाकी अपनानी होगी। अब इनका कोई वॉर करने का, युद्ध करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो था नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जैसे राजपूतों का था, देखो क्या राजपूत में क्या था कि वो सूर्य उदय, सनराइज से सनसेट तक ही लड़ाई करते थे, सनसेट के बाद लड़ाई नहीं करते थे, और सनराइज से पहले ये बैटल नहीं करते थे। दूसरा, राजपूतों का था कि यदि दुश्मन भागने लग जाए, माफ़ी मांग ले, पीछे हटने लग जाए, तो उसे छोड़ देना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, भागते हुए लोगों के पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, लड़ाई करने का, वार करने का भी इनका एक डिसिप्लिन था, अनुशासन था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, इनका कोई रूल ऑफ कंडक्ट तो था नहीं लड़ने का, कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था कि भाई हाँ कि हमें भागते हुए को नहीं मारना है या इस टाइम अटैक नहीं करना है। तो मोहम्मद गौरी को इसने बताया, जयचंद ने बताया कि देखो ये राजपूत हैं, ये सुबह सूर्य उदय से पहले अटैक नहीं करते, सूर्य उदय से पहले ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करते हैं और शस्त्र दूर रहता है उस टाइम, ठीक है। तो तुम इन पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह 4 बजे से 5 बजे के करीब का टाइम होता है, उस टाइम आप अटैक करोगे इस पे, तो आप इसे डिफीट कर सकते हो, इसे कैप्चर कर सकते हो। और मोहम्मद गौरी ने यही किया। 1192 में ऑन द डे ऑफ वॉर, युद्ध के दिन, इसने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी चली। देखो क्या, मैं इस पिक्चर में आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जयचंद ने जब इससे एग्रीमेंट कर लिया कि इसे बता दिया सब कुछ, तो जयचंद ने यह कहा था कि तुम पृथ्वीराज चौहान के साथ जो भी करना, लेकिन मेरी बेटी संयोगिता को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो तुम्हें लूट पुट करके ले जाना है वो ले जाना, संयोगिता मुझे दे, मेरी बेटी मेरे पास हो जानी चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, ये इस टाइम इधर मान लो ये बना हुआ है कैंप मोहम्मद गौरी का, और इधर किला, इधर हैं कौन, राय पिथौरा, मतलब पृथ्वीराज चौहान की आर्मी, ठीक है, इधर इनका टेंट, इधर इनका टेंट। अब हुआ क्या देखो, इसने क्या सोचा, इसको अटैक करना था अगले दिन, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अपने कैंप में जो लाइट है उन सब लाइट को कहा कि जला के रखो। जनरली होता क्या, जब अटैक करने के लिए जाते हैं तो कैंप के लाइट को जो हटा देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, मतलब आग जो लगी रहती है उसको बुझा देते हैं, और घोड़े वगैरह सब चले जाते हैं, तो यहाँ कोई आवाज़ शोरगुल होता नहीं है। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे कैंप फायर करो, आग लगा के रखो, हर जगह आग लगाओ, ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि ये लोग यहीं पे हैं, अभी ये सुबह सो के उठे नहीं हैं, ठीक है। इधर सुबह 4 से 5 के बीच
ये लोग लगे हुए थे अपना कर्मकांड पूजा पाठ में, और इनके जो यहाँ पे सैनिक थे वो देख रहे थे सैनिक, लेकिन सैनिकों ने भी क्या देखा कि भाई वहाँ तो आग जली रही है, घोड़े वहीं पे हैं, तो अटैक कहाँ से होगा। तब तक इस मोहम्मद गौरी की एक सेना ने इधर से और एक पार्ट ने इधर से, दो तरफ से इन पे अटैक कर दिया। और उस टाइम इनके पास ये प्रिपेयर नहीं थे, जो राजपूत थे पृथ्वीराज चौहान की जो दल थी, ये इनका दल, ये प्रिपेयर नहीं था युद्ध के लिए। और इसी टाइम इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया, गोविंद ताई को मार डाला और पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया 1192 में। कैप्चर करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को, ऐसा कहा जाता है, मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, बस ऐसा मैंने सुना है, अभी तक जो मैंने आपको बोला है ये तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं बुक में। इसके बाद अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने भी अपने टीचरों से या इन सबसे सुनाई है, दंत कथाएं हैं एक तरह से आप ये कहो, कि इसको ये घसीटता हुआ पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी घसीटता हुआ, तो घसीटता हुआ पृथ्वीराज चौहान को वो अफगानिस्तान ले गया, पृथ्वीराज चौहान को घसीटता हुआ अफगानिस्तान ले गया, ठीक है। और वहाँ कहते हैं अफगानिस्तान जब पृथ्वीराज चौहान को लेके चला गया, ये अफगानिस्तान है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पे दफनाया गया, और वहाँ पे फिर एक मस्जिद है, और मस्जिद का ये जो है वो स्टेयर है, जीना है, जहाँ पे लोग जूते चप्पल खोलते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान का कब्र है, और ये मस्जिद है। ऐसा दंत कथाएं हैं, ठीक है। उसी दंत कथाओं में से ये कथा भी है कि जो संयोगिता थी, संयोगिता के सौंदर्य की वजह से मोहम्मद गौरी ने उसे छोड़ा नहीं, ठीक है। और मोहम्मद गौरी, जबकि जयचंद से ये बात थी कि संयोगिता को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो संयोगिता को अब जैसे ही पता चला संयोगिता को कि इसका पति जो है वो घसीटता हुआ लेके गया अफगानिस्तान, तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम मरा नहीं था। तो जब तक हस्बैंड मरा नहीं होता तब तक राजपूत की जो वाइफ होती हैं, राजपूत रानियाँ, वो तब तक जौहर नहीं करती हैं। जौहर मीन्स आग में कूदना, तब तक नहीं करती हैं। तो जौहर से पहले इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसे कहा गया कि तुम मोहम्मद गौरी से शादी कर लो, निकाह कर लो, लेकिन संयोगिता ने मना कर दिया। संयोगिता के मना करने पे संयोगिता को कहा गया कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, इस्लाम अपना लो और मोहम्मद गौरी से शादी कर लो। और ये प्रस्ताव एक बहुत फेमस, अब यहाँ नाम लेना ठीक नहीं होगा बिकॉज इसके बारे में कोई रिटन मैंने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, बस दंत कथाएं मैंने भी सुनी, तो मैं वही दंत कथाएं सुना रहा हूँ आपको। जो एग्जैक्टली प्रूफ है वो हम लोग लिखेंगे, लेकिन जो ये दंत कथाएं हैं मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आपको यहाँ से ये आइडिया मिल जाए कि आखिर क्यों हिंदूज और मुस्लिम्स जो है अटैक में, मुस्लिम जीतते गए और हिंदूज हारते गए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्या रीजंस था। इसकी टिप्पणी करो आईएएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो आप मेंस एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें ये आ जाता है कि, और आया हुआ है हमारे टाइम में, तो ठीक है, कि क्यों मुस्लिम्स हावी होते चले गए, मुस्लिम अटैक कर जीतते गए और हिंदू नहीं जीते। तो आपने क्या देखा, तो संयोगिता को पर्टिकुलर वो एक बहुत फेमस सूफी संत थे उधर के, उन्होंने संयोगिता को ये प्रस्ताव दिया, संयोगिता ने मना कर दिया। तो संयोगिता को ऐसा कहा जाता है कि नगन करके पूरा घुमाया गया, फिर बाद में संयोगिता की मृत्यु हो गई, सेना में दे दिया गया इसको, सेना के लोगों में, तो उन लोगों ने जो भी किया, तो संयोगिता की डेथ हो गई। ये इधर आ गए, अफ़गानिस्तान में इनको दफना दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ये बन गया कि इनका जो है पृथ्वीराज चौहान का कब्र कहाँ है, तो वो अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। इसी में एक दंत कथा और है जो आपको डिफरेंट सोर्स में पढ़ने को मिल जाएगा। एक पोएट थे, कवि थे, दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उनका नाम था चंद्रवरदाई। चांदवरदाई भी लिखा हुआ है कहीं पे और चंद्रवरदाई भी लिखा है कहीं पे, बरदाई। चंद्रवरदाई पोएट थे। चंद्रवरदाई जो है, जब ये घसीटते हुए अफगानिस्तान लेके गए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रवरदाई गए वहाँ अफगानिस्तान में, जिस दिन इनका डेथ, इनको मारने वाला था वो मोहम्मद गौरी, जिस दिन पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला था,
चंद्रवरदाई उसी दिन पहुंच गया अफगानिस्तान में, जहां पे इसको मारा जाना था पब्लिक के बीच में। चंद्रवरदाई कहा जाता है कि वहां पे उन्होंने एक पोयम बोला, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, तो एक पोएट बोला, कविता बोला उन्होंने, चूके ना चौहान नाम से, कि इतने बांस पे इतने गज पे वो खड़ा है मोहम्मद गौरी। मुझे याद नहीं है पोयम, लेकिन ऐसा एक पोयम है। तो चंद्रवरदाई ने वो पोयम कहा और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने धनुष मारा, जिससे मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। लेकिन हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। वो ये नहीं सपोर्ट करते कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को मारा, ऐसा नहीं मानते। मोहम्मद गौरी की डेथ बाद में हुई, बहुत दिनों के बाद उसके। हो सकता है मोहम्मद गौरी पे अटैक किया उन्होंने धनुष से, लेकिन वो बच गया हो, ठीक है, और फिर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये अब इधर जयचंद ने इस पे अटैक कर दिया मोहम्मद गौरी पे, क्योंकि संयोगिता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी की जो है जंग हुई 1194 में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो 1194 में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जयचंद और ये मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं चंदावर की युद्ध। चंदावर की युद्ध बात वही थी, संयोगिता के साथ दुर्व्यवहार, तो जिसमें फिर जयचंद मारा गया और मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गौरी को माना जाता है कि रियल में भारत में जो मुस्लिम शासन का इस्टेब्लिशमेंट है, मुस्लिम राज्य की स्थापना, वो मोहम्मद गौरी ने की। हमने ये पढ़ा था कि भाई 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन भारत पे आक्रमण करने के बावजूद भी वो पूरा एस्टेब्लिश नहीं कर पाया शासन मुस्लिम्स का। मोहम्मद गौरी को माना जाता है कि मुस्लिम्स राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की, ठीक है। फिर इसी बीच अटैक्स मोहम्मद गौरी करता गया अपने डिफरेंट जगहों पे, और 1206 का टाइम आ गया। मोहम्मद गौरी का कोई संतान नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, जिसको ये अपना राजपाट देता। तो ये सारा राजपाट इसने अपने एक दास, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, ठीक है, इस दास को इसने सारा जो है राजपाट दे दिया, क्योंकि वो उसको अपना बेटा मानता था, और चला जाने लगा अफगानिस्तान गजनी की तरफ। लेकिन रास्ते में ऐसा माना जाता है कि खोखर अटैकर्स थे, खोखरों ने इस पे अटैक किया, और 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी मर गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फिर दिल्ली सुल्तान की स्थापना की, और दिल्ली सुल्तान का प्रथम किंग, फर्स्ट किंग जो है राजा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ठीक है। तो ये जो सारा हमने अभी एक एक चीज़ पढ़ा है, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में जो फैक्ट हैं एग्ज़ाम के लिए, वो अब हम लोग लिख लेते हैं। कहानी मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको ये फैक्ट याद रहे, आप भूल भी जाओ तो ऑप्शन आए तो आप समझ जाओ कि अच्छा ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। और यदि रिटन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे ये फैक्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि मुस्लिम्स क्यों हर बार जीतते गए और हिंदू रूलर्स हारते गए, जबकि वो वीर थे। ऐसा नहीं था कि राजपूत वीर नहीं थे, राजपूत तो बहुत वीर थे, लेकिन फिर भी वो क्यों हार गए, तो उसका कारण यही माना जाता है, फर्स्ट कि एक तो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट राजपूत लोग फॉलो करते थे। अब वो उस टाइम क्यों फॉलो करते थे भगवान जाने, ठीक है, क्यों मतलब वो अपने दुश्मनों को जो पीछे जाते हैं उनको नहीं मारते थे, तो कोड ऑफ कंडक्ट था एक रीज़न। दूसरा रीज़न था कि आपस में जो राजपूत थे इनकी लड़ाई होती रहती थी, आपस में सभी एक दूसरे के दुश्मन ही थे, ठीक है, मैक्सिमम एक दूसरे के दुश्मन थे, छोटे छोटे राज्य थे, पावर इनका संगठित नहीं था, ठीक है। और इन लोगों के साथ क्या था, अटैक भी होता था ना, ये लोग उतना युद्ध की प्रिपरेशन नहीं करते थे, क्योंकि आपस में जब भी लड़ाई होता था कभी, तो ये लोग कैसे होता था, दो के लोगों के बीच में लड़ाई हुई, दो राजाओं के बीच में, एक ने हार मान लिया तो उसको उसने जाने दिया, छोड़ दिया कि चलो भाई ठीक है, ओके 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 भाई ख़त्म। लेकिन जो दूसरे बाहर से जो अटैकर थे उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा, तो प्रिपेयर नहीं थे, ये युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है।
अच्छा, लेकिन ऑफिशियली आप इन चीज़ों को जब एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, आप बस यही लिख सकते हो कि वो लोग संगठित नहीं थे, पावर उनका संगठित नहीं था, छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे और आपस में दुश्मनी थी। इसके बाद मोहम्मद ये मुस्लिम्स के साथ क्या था कि जब वो अटैक करते थे तो किंग्स को मार देते थे, बच्चों को गुलाम बना लेते थे, स्त्रियों को अपने हरम में रख लेते थे, उनसे निकाह कर लिया, सैनिक में दे दिया, ठीक है, गुलाम बना लिया। हिंदू रूलर्स ऐसा नहीं करते थे। तो मुस्लिम के इन अटैक स्ट्रेटेजी को देख के ना वो डर जाते थे, कई बार खौफ था इन सब चीज़ों का, ठीक है। इधर ये लोग बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट में तो बंधे ही हुए थे, ठीक है। राजपूत लोग आपस में दुश्मनी भी इनकी थी, पृथ्वीराज चौहान की भी आपस में गढ़वाल से दुश्मनी थी, बहुत सारे किंगडम थे, चंदेल थे, बहुत लोगों से इनकी भी दुश्मनी थी, पृथ्वीराज चौहान की भी आपस में इनकी बनती नहीं थी इन लोगों की। आगे भी आप देखेंगे कि जैसे ये राजा जैसे जैसे हिंदू किंग्स थे वो आपस में नहीं बनने की वजह से ये दुश्मनों की हेल्प कर देते थे। अब मोहम्मद गौरी की जयचंद ने हेल्प की और किंग ने हेल्प किया। जब दूसरे लोगों को अटैक करना था दूसरी तरफ से हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं की दूसरे किंगडम ने, ठीक है। ये भी एक रीज़न था उनके हारने का, समझ गए। चलिए अब हम एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका नाम क्या था, तो मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, मुइजुद्दीन। ठीक है, इंग्लिश में आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मुइज अल दीन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मुइजुद्दीन इसका ओरिजिनल नाम था, वो गौर का शासक था, तो लिख लेते हैं, यह है गौर अफगानिस्तान का शासक था। सेकंड पॉइंट, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं 1191 पे, 1191 ईस्वी, ठीक है, में तराई का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान और राजपूताना, आप कह सकते हो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कौन ये लूजर था उसमें, ये हार गया और ये पृथ्वीराज चौहान विनर थे। थर्ड पॉइंट, 1192 AD तराई का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान, इनकी कब्र कहाँ है, कब्र अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ऐसा भी माना जाता है कि एक कैदी था आपका दिल्ली में, वो भागता हुआ अफ़गानिस्तान गया था और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इन्होंने पृथ्वीराज के कब्र को खोद के वो इंडिया लेके आ गया था। ये अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले की बात है। अब इसमें कितनी सच्चाई है डोंट नो, मैंने न्यूज़ में ये सुना था। तो 1100 एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख रहे हैं। 1191 तराई का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी हार गया। 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान की कब्र अफगानिस्तान में है। फोर्थ पॉइंट, 1200, एक चंद्रवरदाई के बारे में लिख लेते हैं। चंद्रवरदाई, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, चंद्रवरदाई
पृथ्वी राज का दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ, 1206 AD ईस्वी मोहम्मद गौरी को खोखरों ने मार दिया। खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या खोखरों ने कर दी। सिक्स, इसके मृत्यु के बाद उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सुल्तान की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। दिल्ली सल्तनत सुल्तान की स्थापना की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर था। मैंने कोशिश की जो एग्ज़ाम में जहाँ से जो चीज़ें पूछी गई हैं वो मैंने आपके सामने रखा है और आपको मैंने नोट करवाया है। जो दंत कथाएँ मैंने कुछ बोली हैं, वो दंत कथाएँ कहीं कुछ जगह लिखी है, कहीं कुछ जगह मैंने भी अपने टीचरों से सुनी है। ठीक है, उसमें कोई कुछ गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो यही है जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर दिल्ली सुल्तान उसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।